बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो मालूमाती हों, और ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें अवाम के मसाइल उजागर हों। अवाम के मसाइल उजागर करना और उनको हल करना ये कोहिनूर का नस्बुल ऐन रहा है और रहेगा। आज हम लोग इसी हवाले से जो है एक ऑफिस में मौजूद हैं, और मेरे साथ एक बड़े ही ब्रिलियंट और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑफिसर मौजूद हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने पहले महकमे ज़राअत को में बहुत अच्छा काम किया, एडिशनल टास्क फोर्स रहे वहाँ पर, एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स के अंजाम दिए, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारी इस्लाहात की ज़राअत के डिपार्टमेंट में, और अब इस वक्त वो PHA में मौजूद हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर, अली अरशद राना साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं KN चैनल और आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आप में और दूसरों में ये फ़र्क है कि आप ज़्यादातर देखते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है और ये जिस्म का हिस्सा साफ है, लेकिन एक प्रैक्टिस बन गई हुई है कि लोग ज़्यादातर बुरी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। ग्रेटफुल, और मैं आपको अपने PHA के दफ्तर में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अपना अली अरशद साहब, हम लोग शुरू करेंगे। आप इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे आए हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप पीछे महकमा ज़राअत को इतना अच्छा ठीक करके आए हैं, इस्लाहात की हैं आपने इतनी अच्छी, उनके लिए बुक्स लिखी हैं कि क्योंकि किसी भी ऑफिसर का एक जगह पे आके बैठ जाना वो तो ठीक है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए सोचना, उसके लिए तरतीब देना, उसके लिए काम करना, और दिन रात। मैं आज आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं, आप सोते किस टाइम है और आप ये चीजें कैसे मैनेज करते हैं। और माशाल्लाह पीछे जैसे मुझे पता है कि आप बुक्स भी लिखते हैं, राइटर भी हैं, और वो चीजें कैसे आपके दिमाग में थी? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, मैं तो बाद में PHA की तरफ आऊंगा। अच्छा, जैसे आपका हुक्म है वैसे ही कर लेते हैं। पहला सवाल है कि इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना वो यकीनन मुश्किल होता है। आपने दफ्तर का टाइम भी रिज़्क़ हलाल करना है, उसको भी पूरा टाइम देना है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके अलावा अगर आपने साल में कोई 10-12 किताबें लिखनी हैं तो ये यकीनन, वैसे मैं मजाक में तो कहता होता हूँ कि मेरे अंदर छोटा सा एक जिन है जो ये सारे काम करवाता है, लेकिन जो हकायक हैं वो ये है कि आपको अपने आराम पे कट लगाना पड़ता है। मैंने को गुज़श्ता 3 साल में जो मेरे स्लीपिंग आवर्स थे वो नॉर्मली हमारे होते हैं 8-10 घंटे सोए रहते हैं, लेकिन मैंने 4 से 6 घंटे नींद ली है। बाकी जितना टाइम था वो मेरे अंदर एक अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल था कि जो इंसान की एक ज़िंदगी है ना, जब आप मरे तो आप खाली होकर मरे। रब्बे करीम ने आपको जितना पोटेंशियल दिया है आपके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, ये सब के अंदर रखी हैं, हर इंसान के अंदर रखी हैं। आप उन सलाहियतों से अल्लाह के बंदों को, इस मुल्क को, इस मुआशरे को पूरा मुस्तफ़ीद करके मरें। तो मैंने जब अपने आप को एक्सप्लोर किया कि ये जो ऑफिसर वाला एक एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, इसके साथ साथ मैं इस सोसाइटी के लिख भी सकता हूँ, तो मैंने सोशल इश्यूज़ पे लिखना शुरू किया। मेरी बड़ी एक किताब है, आप भी आगाह है, जो अपनी तर्ज की पेरेंटिंग पे किताब है। ना उसमें कोई जिन्स का सीन है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई जुर्म की कहानी है, ना कोई गुनाह की कहानी है, बल्कि दौरे हाजिर में जो इंसान को वक़्त की कमी का सामना है, मोबाइल की वजह से, लैपटॉप की वजह से, TV की वजह से, तो उस सूरत हाल में जब नबर्द आज़मा होने के लिए, बच्चों को साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर से बचाने के लिए आजकल के वालिदैन को क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, वो मैंने लिखा। फिर एग्रीकल्चर में जब मैं आया तो मैंने पहले तो टास्क फोर्स में 2-3 रातें सोचता रहा कि रब्बे करीम, मैंने तो पढ़ा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर, साथ मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, तो ये टास्क फोर्स मुझे यहाँ भेजने का मकसद क्या है, मैं समझते ना। लेकिन देखिए अल्लाह करीम है, उसकी अपनी प्लानिंग है, आप दीवार के बाहर नहीं देख सकते हो। रब्बे करीम जो है वो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है। तो फिर जब एक महीना गुजरा तो मुझे ये इदराक हुआ कि ओ माय गॉड, इस पे तो बहुत काम होने वाला है। फिर हमने स्टार्ट किया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जो हमारे सबसे बड़ा एक स्टेक होल्डर थी इंडस्ट्री, उसको रेगुलेट करने के लिए किताबें बनाई। फिर 73 सालों में जो पेस्टिसाइड लेबॉरेटरीज हैं, जिनका काम है कि इंश्योर करें कि जो पेस्टिसाइड लोगों को मिल रही है
वो प्योर है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है, वो काम करेगी, वो अपना इफेक्टिवनेस उसकी ठीक है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं था चेकिंग करने के लिए। बिल्कुल। फिर हमने वो बनाया, फिर मैंने बतौर एग्रीकल्चर जो हमारी अथॉरिटी है मार्केटिंग की, उसके डीजी की हैसियत से देखा, वहाँ रेगुलेशंस नहीं बने हुए थे, फिर वो फ्रेम किए। तो इस तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर। मैं जब यहाँ भी भेजा गया तो मैं इस सवाल था मेरे अंदर कि ये यहाँ भेजने का पता नहीं क्या रब्बे करीम की, लेकिन अब मैं इस मेरी ये बात अब मेरा ये पक्का यकीन हो गया है कि जल्द या बदेर मुझे पता चल जाएगा कि क्यों भेजा गया ना। पहले तो सवाल आता है पीएचए में एडीजी क्या करना है, क्या होगा। तो मेरा इरादा था कि मैं पीएचए को ज्वाइन करके कोई हफ्ता एक आराम करूंगा, 3.5 साल मुसलसल 10-12 किताबें। लेकिन दूसरे तीसरे दिन मुझे इदराक हो गया कि आपको यहाँ आराम करने के लिए नहीं भेजा गया, काम करने के लिए क्योंकि आप काम करने वाले बंदे हैं। भेजा गया है यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस बनने वाले हैं, प्रोसेसेस बनने वाले हैं, फील्ड के मामला ठीक होने वाले हैं, बहुत सारी पेंडेंसी है जिसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है अली साहब, मैं पीएचए की तरफ आऊंगा और मैं सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि ये कब क़याम में आई है और इसकी क्या जरूरत आया, इस डिपार्टमेंट की क्या जरूरत थी हमारे मुआशरे में? अच्छा, जैसे जैसे ये दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है ना, तो हम लोग जनरलाइज कार्डर से स्पेशलाइज कार्डर की तरफ जा रहे हैं, या आप कह लें कि जनरल सर्विसेज की बजाय हम स्पेशल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। पहले जो लाहौर के पार्क्स थे या ग्रीन बेल्ट्स थे वो सारे एलडीए मैनेज करता था। अब एलडीए के बाद इतने डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स हैं कि एक खाली इस सब्जेक्ट पे फोकस करना मुश्किल था। ठीक है। अगर आप 1998 से पहले का लाहौर देखें, पार्क्स की कंडीशन देखें, पार्क्स स्पेशली जिन सड़कों पे आप सफ़र करते हैं वहाँ पर पौधों की कटिंग, उनकी अरेंजमेंट देखें, उनकी खूबसूरती देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि 1998 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। तो फिर 1998 में ये सोचा गया, ख्याल किया गया कि जो लाहौर के पार्क्स हैं, जो लाहौर के प्ले ग्राउंड्स हैं, जो सड़कों के दरमियान ग्रीन एरियाज हैं, इनको लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लाहौर में फिरते रहे, आपको इमारतें वारतें नजर आए जी बिल्कुल। अब इमारत से आप जैसे ही नज़र हटा के तो पौधों पे पड़ती है तो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। हाँ जी, आप फूलों पे पड़ती है, खूबसूरती का एहसास होता है, आपके अंदर जो फीलिंग्स होती है वो सूदिंग होती हैं। हाँ। ये एक एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ लाहौर शहर अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के आलूदा तरीन शहर है उनमें से एक बन चुका है। पहले दूसरे नंबर पे न्यू दिल्ली की या पहली पोजीशन होती है, ये लाहौर की होती है, ख़ास तौर पे इन दिनों में जब स्मोक भी आ जाता है और पोल्यूशन भी आ जाती है। तो वो कंपोनेंट भी बड़ा ज़रूरी था कि कोई ऐसी डेडिकेटेड बॉडी हो जो लाहौर में इतने पौधे उगाए कि ज़रूरत के साथ हम जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारे शहरियों का उसको मेंटेन करें, और जो ये बहुत बेतहाशा पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है फ़िज़ा में, इसको भी साथ साथ वो जज़ब करते जाए। तो इसी ख्याल के साथ फिर 1998 में इसका क़याम अमल में लाया गया। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इसका अगराज़ व मकासद क्या है, पीएचए किस तरह काम करता है, ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा नाज़रीन को। जी मैं पहले आपको ना पीएचए का मैंडेट बताता हूँ कि अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं। लाहौर शहर में 830 से ज़्यादा पार्क्स हैं, 830 से ज़्यादा पार्क्स हैं, छोटे बड़े शामिल करके। आपकी नज़र अमूमन चूँकि बड़ों पे होती है, जी बिल्कुल, उसमें जो मीनार पाकिस्तान वाला है, ग्रेटर इकबाल पार्क, वो शामिल है जिसमें हम बैठे हैं, रेस कोर्स आपका और मौजूदा जिलानी पार्क ये शामिल है। फिर आपका जो गुलशन इकबाल पार्क है वो शामिल है, फिर जल्लो बोटेनिकल पार्क जो पार्क बनाया है वो शामिल है। तो इन बड़े बड़े पार्क्स का जो आपको नज़र आते हैं कि सारे पौधे हरे हैं, लश ग्रीन है, कटिंग है प्रॉपर, तो ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो लाहौर में आपने सड़कों में देखा होगा जो ग्रीन एरियाज़ हैं, कहीं पर तकोन बन रही है तो उसमें घास है, फूल है, पौधे हैं, ये हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 30,000 से ज़्यादा एकड़्स जो ग्रीन बेल्ट है हम उसको मैनेज करते हैं। 30,000 एकड़ से 30,000 एकड़ से ज़्यादा जगह है जिसको पीएचए मैनेज करता है। फिर जो रीसेंट फिनोमिनन है, जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैंने अर्ज़ किया ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान को जो एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा चैलेंज है ना, वो आपकी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं।
बिल्कुल पोल्यूशन है, आप सादा अल्फाज में कह लो। फ़ज़ा में अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये एक ख़ास मिकदार रखी हुई है। 18 के करीब ऑक्सीजन होगी तो आपके लंग्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप बीमारियों के खिलाफ बेहतर फाइट करेंगे। लेकिन अगर इससे नीचे ऑक्सीजन लेवल आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, बाकी गैसेस बढ़ जाती हैं, तो फिर हमारे जीने के लिए मसाइल होंगे, आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत सारे मसाइल होंगे। तो इन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो रिसेंट ईयर्स में एक बहुत अच्छा इकदाम जो उठाया है वो है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। मियावाकी एक जापानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स, श्रब्स और ट्रीज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से पौधे गाने शुरू किए, फॉरेस्ट बनाए। अब इस फॉरेस्ट में और आम फॉरेस्ट में फ़र्क क्या है? ये हम श्रब्स का, ट्रीज का और प्लांट्स का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाते हैं कि उनको रोशनी इनिशियली कम मिलती है, फिर वो रोशनी की तलाश में पौधे, आपने देखा होगा एक सीधा पौधा है तो वो कभी कभी ऐसे टेढ़े झुके होते हैं, नेचुरल कर्व होता है। पौधे को बुनियादी तौर पे क्या चाहिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसको रोशनी चाहिए बहुत सारी। रोशनी बहुत ज़रूरी है, रोशनी की मदद से ही उसने अपनी खुराक बनानी है। तो पौधा जो नेचुरल उसका ट्रेंड होता है वो रोशनी की तरफ होता है। तो इस रोशनी की ज़रूरत को एक्सरसाइज करते हुए मियावाकी साहब ने देखा कि अगर इस तरह श्रब्स, प्लांट्स और ट्रीज को अरेंज किया जाए तो वो रोशनी की तलाश में दौड़ेंगे और आम जो जंगल है उसकी निस्बत 10 गुना इनकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह PHA ये बड़ी खुशआइन बात है कि लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट हम 53 अर्बन फॉरेस्ट उगा चुके हैं और सगिया के करीब जो अर्बन फॉरेस्ट उगाया गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है। इसके साथ साथ जनाब हम एक म्यूज़ियम है हमारा, नेचुरल हिस्ट्री का म्यूज़ियम, उसको मैनेज कर रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जो हमारी पौधों की, झाड़ियों की, फूलों की ज़रूरियात है वो हम खुद कोशिश करते हैं कि अपने ज़राए से उनको पूरा करें और बहुत कम हमें ख़रीदारी करनी पड़े ताकि कौमी ख़जाने पर हमारा जो PHA का जो पब्लिक एक्सचेकर है इस पे कम से कम बोझ पड़े। तो इस मकसद के लिए हमने 29 नर्सरियाँ बनाई हुई हैं जो पूरे लाहौर में स्कैटर्ड हैं। उन 29 जो नर्सरियाँ हैं उन पे हम अपने पौधे, नए ट्रीज बनाते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं, श्रब्स बनाते हैं और फूलों को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड जी, ये तो बहुत अच्छा यानी काम है कि कम खर्च में ज्यादा मतलब पैदावार। कोशिश है खुद इन्हसारी हो कि हमें बाहर से पौधे न लेने पड़े। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें भी बाहर जो प्रेमिसेस हम अपना बना रहे हैं इस ऑफिस का भी, ये भी मैंने इनको पहले दिन बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि ये आपने विद इन रिसोर्सेज करना है। वी आर नॉट गोइंग टू बाय अ सिंगल प्लांट, वी आर नॉट गोइंग टू बाय अ सिंगल थिंग। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी वो हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से इंशाल्लाह करेंगे। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा राना साहब, हमें इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह डिज़ाइन की गई है? अच्छा, इसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस करती है कि अथॉरिटी के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है। अथॉरिटी ने बेसिकली 4 फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। बड़ा मैं आपको ब्रीफली बताऊं, हमने डेवलप करना है और मेंटेन करना है पब्लिक पार्क्स को, ग्रीन बेल्ट्स को और ग्रीन एरियाज को। ठीक है। नंबर 2 पे हमने रेगुलेट करनी है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट इन लाहौर सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर किसी भी शहर में एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड्स लगे हैं उनकी भरमार हो तो पूरे शहर की खूबसूरती बर्बाद हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि सिलेक्टेड प्लेसेस पे जो बड़े नियॉन साइड हैं, जो बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, इससे अथॉरिटी को इनकम भी होती है और उसके साथ साथ चेक भी रहता है कि जिसकी जो ख्वाहिश हो, अगर इसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए तो जिसकी जो ख्वाहिश होगी वो सड़क पे कोई बोर्ड लगा रहा होगा, कोई अपनी छत पे लगा होगा, तो वो एक अजीब सा सीन बन जाएगा कि जैसे ये सिटी ऑफ बोर्ड्स है। इसके अलावा आप कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर के परिंदों, देखिए परिंदे और इंसान का जब से ज़हूर हुआ है इनका बड़ा चोली दामन का साथ है। मेरे घर की खिड़की में अब जहाँ मैं रह रहा हूँ तो जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, हम दाना डालते हैं तो वहाँ पे कबूतर आते हैं जंगली, फिर तोते आ जाते हैं, फिर कुछ चिड़िया, फिर फाख्ता, फिर लाली, अन्नवाओ इकसाम की स्पीशीज़ आती है। तो जब सुबह उनको देखते हैं
तो एक तरह से आपका सारा दिन जो है वो एक खुशगवार हो जाता है। ये अल्लाह ने इस तरह मखलूक बिल्कुल, बनाई बिल्कुल हुई ऐसे है, ही। और अल्लाह की जो सन्नाई है उसकी तारीफ़ करने को दिल करता है, खुद से खुद सुभान अल्लाह निकल जाता है। तो हम लोगों को, हम अपने शहरियों को ये भी तरगीब देते हैं कि वो अपने घरों में दरख्त लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं, खसूसी तौर पे जी। जिन पे परिंदे आएँ और वो उनको एक खूबसूरती का एहसास हो और अल्लाह की मखलूक के साथ आपका रब्त भी बढ़े। इसके साथ साथ हम बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बड़े बड़े हम जो स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाते हैं जिसमें बहुत किस्म के फूलों की नुमाइशें हम लगाते हैं, बाग जनाह में लगाते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे गुल धोदी ख़ास तौर पे मशहूर जी, है। जी, बिल्कुल। वो सर हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो एग्ज़िबिशन्स हैं पूरे साल में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जिस तरह 12 रबीउल अव्वल है, आपने देखा होगा कि पूरे शहर में जी, बिल्कुल। लाइटनिंग हुई होती लाइटनिंग। है और एक समा बंधा होता है। 14 अगस्त पे हम एक समा बांधते हैं। इसके अलावा जो हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं उस पे बांधते हैं। तो इन्हीं ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो अथॉरिटी की ऑर्गेनोग्राम कह लें या उसका स्ट्रक्चर कह लें कि उसमें बेसिकली डायरेक्टर जनरल होता है जो ओवरऑल हेड है, उसके साथ फिर जो डे टू डे बिजनेस है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल देखते हैं। इसके साथ हमारे 9 के करीब मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं, जी, जिनमें जी। से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, लाहौर को हमने 8 जोन्स में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। और हर एक जोन के लिए एक डेडिकेटेड डायरेक्टर है जिसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर ठीक है। सुपरवाइजर्स हैं, फिर हमारा फील्ड का अमला है। जो PHA है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 7000 के करीब तकरीबन। हमारे पास जो HR है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, अच्छा, जो अच्छा। पूरे शहर में काम करते हैं। तो लेकिन ये भी HR जितना बड़ा हमारा शहर फैल गया हुआ है, को अंदाज़ा क्यास किया जाता है कि 1.5 करोड़ के करीब लाहौर शहर की आबादी है। तो इतनी बड़ी आबादी है, और 30,000 प्लस सुपर एकर्स मैंने आपको बताया ना, हमने तो ऑर्गेनाइज करने होते हैं ग्रीन बेल्ट्स। तो उसके लिए अगरचे ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत से कम है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन हम जो अवेलेबल है उससे पूरी कोशिश करते हैं कि लाहौर में किसी भी जगह पे कोई बदसूरती ना हो। बिल्कुल, तो ग्रीन बेल्ट है वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो, उसकी लुक ग्रीन हो, पौधे जो है प्रॉपर शेप में हो। अच्छा राना साहब, ट्री प्लांटेशन के बारे में आपने क्या काम किए हैं और इस पे कोई काम हो रहा है या क्या, आप ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करें। जी, मैंने अर्ज़ किया कि PHA समझती है कि लाहौर शहर के जो बासी हैं, शहरी हैं, इनको एक सेहतमंद माहौल देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम भी इसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो हर साल हम अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं लाहौर में किसी भी जगह पे, बल्कि मैं आपकी वसातत से शहरी को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लाहौर शहर में आपको किसी भी जगह कोई खाली जगह पड़ी नज़र आती है जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है या पौधे नहीं लगे हुए, तो वो हमारे इल्म में दें। हम फौरी तौर पे वहाँ पे ग्रीनरी भी लगाएंगे और ट्री प्लांटेशन भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अर्ज़ किया ना कि आपको ऑक्सीजन का एक लेवल चाहिए सेहतमंद और ख़ूबसूरत दिखने के लिए, उससे कम होगी आपके लिए मसाइल होंगे। तो हमने जो गुज़श्ता 3 साल हैं इसमें जहाँ जहाँ भी हमें जगह खाली नज़र आई है वहाँ पे हमने प्लांटेशन की है, जिसमें हमने 3,51,000, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आम हम पौधे लगाने का वो तरीक़ाकार है, वो हमने 3,51,000 पौधे लगाए हैं। इसके अलावा हमने जो मियावाकी के ज़रिए लगाए हैं वो 3,76,250 पौधे हैं। तो ये ओवरऑल आप समझ लें कि 6 लाख के करीब हमने गुज़श्ता 3 सालों में पौधे लगाए हैं। और आइंदा भी जो आने वाले साल हैं, हमें, मैंने अर्ज़ किया ना, जहाँ भी जगह किसी को आइडेंटिफाई होती है वो हमें बताएं। इंशाल्लाह हम लाहौर शहर को, हमारा ये मोटो है कि हमने इसको ग्रीनर लाहौर बनाना है, तो वो इंशाल्लाह पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ इस पे काम करते रहेंगे। और आइंदा आने वाले 2-3 महीनों में आप और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़्म व ज़ब्त के हवाले से आपको बहुत सारी बेहतर तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। राना साहब, अभी आपने बात की कि जो जगह मिले,
मतलब वो किस किस्म की जगह हो जो आपको आइडेंटिफाई की जाए कि ये जगह है जी, यहाँ पर आप ग्रीनरी करें। कोई सड़क का किनारा है वो हम्म, खाली पड़ा है, हमें ठीक है, बताएं, वहाँ पे हम प्लांटेशन ठीक करेंगे। है, सड़क के दरमियान में कोई खाली जगह पड़ी हुई है वो हमें बताइए, हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है, किसी पार्क में आप समझते हैं यहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत है, पार्क्स में भी मैंने जो विज़िट किए अभी गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, जो आइंदा आने वाला साल है उसमें हम रखेंगे। मैंने समनाबाद के इलाके में कुछ पार्क्स देखे जहाँ पे मज़ीद जो प्लांट्स हैं ऐड किए जा सकते हैं। और किसी पार्क में आप समझते हैं कि पौधों की गुंजाइश को बढ़ाया जा सकता है, उस पे हम लगाएंगे। फिर आप समझते हैं कि कुछ सरकार की जगह है और वीरान पड़ी है, किसी का उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे भी हम प्लांटेशन करेंगे। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, ये तो हो गया आपने जो आप बता दिया कि जो सरकारी जगह है, ये तो सड़क भी आपकी सरकार की है। अब कोई प्राइवेटली तौर पे भी आपने कुछ चीज़ें की हैं, जैसे एक बंदा घर बना रहा है उसके लिए तो आपने की है कि भी आपने ज़रूरी लाजमी किया है, मैंडेटरी कि ये आपने इसके लिए ग्रीनरी लगानी है इस पोर्शन में, है कोई इस तरह का कोई आपने ये आपने बड़ा कमाल का आइडिया दिया है, लेकिन जो घरों की रेगुलेशन है वो करता है LDA। ठीक है, लेकिन आपकी जो राय है, आपने जो एक आइडिया दिया है, ये बड़ा अप्रिशिएबल है और इसको मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। पोल्यूशन के जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल, यहाँ पे हर शहरी को, हर घर को, हर मोहल्ले को, हर सड़क वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना पड़ेगी। फिर इस बहुत बड़े मेनस से, इस वबा से हम निपट सकेंगे। तो ये आइडिया अच्छा है, इस पे मैं अपने रेगुलेशंस और रूल्स भी देख लेता हूँ। अगर उनमें गुंजाइश ना हुई तो हम ये LDA को प्रपोज करेंगे कि अगर एक कनाल का घर है तो उसके लिए ज़रूरी करार दें कि वहाँ पे कुछ 3-4 या जो भी लिमिट मैक्सिमम हो सकती हो उतने पौधे उगाए जाएँ। 10 का है तो उसके लिए हम एक लिमिट डिसाइड कर लेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें एक बड़ा जी। अच्छा मैंने आइडिया एक्चुअल में राना साहब ये देखा है कि लोग अब घर बना रहे हैं लेकिन वो अपनी कोई छोटी सी भी जगह ना लॉन के लिए नहीं छोड़ने को तैयार हो रहे। वो हर चीज समझ के गवर्नमेंट की भी जगह सोच रहे हैं कि ये हम कवर कर लें। माँ सवाए के कुछ सोसाइटी की बात की जाए तो उससे अलावा जो आप जितने भी घर देख रहे हैं सब में कोई लॉन का कंसेप्ट नहीं है। तो आया कि हम लोगों को मिल के करना चाहिए, इंडिविजुअल हर बंदे को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ग्रीनरी प्रोवाइड करनी है, ट्रीज लगने चाहिए, प्लांट्स लगने चाहिए। आगे क्या कहेंगे आप अपने एक हमारे आवाम को क्या मैसेज देंगे इस बारे में? सर, जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी, दुनिया पे अर्थ, ये दो बड़ी चीज़ों की वजह से यहाँ पे दुनिया है, लोग जिंदा हैं। एक पानी, ठीक है, दूसरा हवा। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें जिन शहरों पे नहीं है वहाँ ज़िंदगी का वजूद नहीं है, जो अब तक साइंटिस्ट की रिसर्च है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब पौधे लगाने हैं तो उससे आपको ऑक्सीजन, हवा अच्छी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं आपकी तवज्जो एक और इंतहाई अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि लाहौर शहर में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आप जब नलका लगाने के लिए ज़मीन की खुदाई करते थे तो आपको 50 फीट 60 फीट पे पानी दस्तयाब होता था। बिल्कुल, अब आपको पता है कहाँ चला गया है? आप तो काफी 100 फुट नीचे ये चला गया। 150-200 फीट पे हाँ चला जी, गया है। और नीचे मैं चला और शॉर्ट बात करता हूँ कि लाहौर में कुछ जगह ऐसी हैं जिनमें वाटर टेबल 100 फीट से ज्यादा गिर गया है, जो बहुत खतरनाक चीज है। बहुत खतरनाक और चीज़ दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वाटर टेबल क्या है? आपके पास जो पानी हम पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े, अपने कपड़ों की धुलाई करते हैं, उसके लिए आप पानी कहाँ से कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट, जमीन से। ज़मीन ये से, कितना खूबसूरत रब्बे करीम ने जमीन निजाम दिया ना। जी बिल्कुल। हम बचपन में बड़े सोचते थे कि नीचे जमीन के समंदर है, हाँ, तो फिर जमीन उसके अंदर क्यों नहीं गिरती? इसके अंदर क्यों नहीं? तो अल्लाह करीम ने नीचे, आप समझ लें कि पत्थरों के दरमियान पानी के चश्मे हैं जो चल रहे हैं नीचे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनको एक्सेस करते हैं तो आप पानी पंप कर लेते हो। अब वो एक सर्टन लेवल पे हैं, जो चट्टाने हैं उनमें एक सर्टन लेवल है जहाँ पे वो दस्तयाब है, दरिया के करीब है। इसको हम एक्विफर भी बोलते हैं। जो वाटर टेबल मेंटेन होता है उसको एक्विफर टेक्निकल लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। जो दरियाओं के करीबी इलाके हैं वहाँ पे हो सकता है 20 फीट पे पानी आप पंप करें तो निकला है, 30 फीट पे निकला है, रावी का किनारा है दूसरा। जो आप दूर होते जाते हैं तो जो एक्विफर है, जो पानी की डेप्थ है ना, वो गिरती जाती है। अब इस पे गौर करने की हमें ज़रूरत है कि वो क्यों गिर रही है। ज़मीन से आप जितना पानी निकालते हो वो कहाँ से आना है?
वो सर सरफेस से रिप्लेनिश हो रहा है। लाहौर में क्यों गिरता जा रहा है? आपने सारी जमीनें ही पक्की कर दी हैं, तो सरफेस में कहाँ से जाएगा? आप निकाल रहे हैं रोज का 100 लीटर, तो जमीन में वापस बारिश से या नालियों से भी, जैसे भी जो भी जरिए है, जमीन एक बहुत जबरदस्त फिल्टर भी बिल्कुल है, ऐसे ही पानी जाते जाते प्योरीफाई हो जाता प्योरीफाई है। हो जाता है। तो आप सर जो वापस भेज रहे हैं वो तो 10 लीटर भेज रहे हैं, जो आपके पार्क्स की वजह से जी, चला जी, जी, जाता है, बिल्कुल, हाँ जी। कच्ची ज़मीनों की वजह से चला जाता है। तो पैगाम ये है कि जब भी घर बनाएं उसमें कच्ची जगह ज़रूर रखें। जो बारिश का पानी है वो आपके लॉन की उस कच्ची जगह से ज़मीन में जाएगा, और आपका जो एक्विफर है, जो आपका वाटर टेबल है, वो मेंटेन होगा। ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारे मिन हैसुल कौम, हमारी कौम को और लाहौर के वासियों को दरपेश है। एक मैंने अर्ज किया पोल्यूशन का मसला, उसके लिए दरख्त लगाना ज़रूरी जी है, जी और दूसरा पानी का जो वाटर टेबल ख़तरनाक हद तक गिरता जा रहा है। बहुत सारे इसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा कि जिस पे, और पानी को कम से कम ज़ाया करें, ये आपकी पहुंच से दूर होता जा रहा है, और इसकी कदर कीमत वहाँ जाके देखनी चाहिए। मुझे कुछ ऐसा मौका मिला थल के इलाके में सर्व करने का, हाँ बिल्कुल। तो सर वहाँ से जब मैं वापस आया ना लाहौर, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो लोग जन्नत में रह रहे हैं। भाई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पानी है, पानी आपको कहीं दूर से लाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना पड़ता है। सुबह नहाते हैं तो उसमें वो नमकीन सा नमक का आपको जायका आता है। बिल्कुल यहाँ हम ऐसे। लाहौर में मुंह में पानी डालते तो मीठे एक एहसास होता है मीठे पानी का। तो पानी अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इसको भी मेंटेन करें और माहौलियात में भी अपना किरदार अदा करें। राज साहब ये एक बात बताइएगा, ग्रीन, ये जिससे आपने भी बात की पक्की ज़मीनें ज़्यादा हो रही हैं, मैं उसी तरफ एक मेरे जहन में बहुत सवाल है कि हम लोग अब एग्रीकल्चर लैंड को एज ए सोसाइटी यूज़ करना शुरू कर दिया हमने। आप बहुत ज़्यादा देख लें, लाहौर में पहले बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड थी, काफ़ी ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि लगता था। जब भी हम लोग जाते थे एयरपोर्ट वाली साइड पे चले जाएं, ये शाहदरे से आगे चले जाएं और इधर से आप लोग मतलब कि इधर वाली साइड पे, कसूर वाली साइड पे जाएं, आपको सारे ही वो खेत ही खेत, हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी। लेकिन अब हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो हमें सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आया कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं? बट साहब ये एक बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमिनन है, ये कुछ सादा मसला नहीं है जिसको मैं सादा से कमेंट कर दूँ। असल में ये जो ज़मीनें जा रही हैं इसकी वजह सोसाइटीज़ कसूरवार नहीं है, सोसाइटीज़ वाले कसूरवार नहीं है, कसूर हम सबका है। पाकिस्तान बना आपकी आबादी 5 करोड़ के करीब थी। जी बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ही जाना। रकबा था 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। बिल्कुल। अब आपकी आबादी 25 करोड़ है, रकबा है 7,96,096 मुरबा रकबा उतना किलोमीटर। एक एक वालदान के 100 200 ख़ानदान से बच्चे निकल पड़े हैं। जी। लाहौर में एक बच्चा है, एक वालदान के 5 बच्चे, बड़ा हो गया, उसने घर बनाना है, उसकी प्रेफरेंस क्या होगी? उसके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, उसने ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, उसको आप पोठो हार में जाकर नहीं बसा सकते, ना वो जाएगा। उसकी प्रेफरेंस क्या होगी कि मैं लाहौर के करीब तरीन जो सबर्ब्स हैं उसमें घर बनाऊँ। बिल्कुल। तो जब तक ब्रदर आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते, ये सोसाइटीज़ कंट्रोल नहीं होंगी। सोसाइटीज़ के तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये बना के लोगों को एक अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। दूसरा फैक्टर ये तो हो गया लोकल लोगों के लिए। सेकंड फैक्टर है माइग्रेशन। आप मुसलसल देख रहे होंगे कि देहात से लोग मुसलसल शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? शहरों में शहर सहूलियत, अपना कारोबार की सहूलियत ज़्यादा है, बिल्कुल। शहरों में सेहत की सहूलियत बेहतर है, शहरों में तालीम की सहूलियत बेहतर है, शहरों में रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं। तो अगर हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी हो कि हम जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करें, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करें, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप करें, कि जो मुकामी लोग हैं उनको पहली बात है रोज़गार वहीं पे मिल जाए। बिल्कुल। दूसरी बात है रोज़गार मिल जाए उनको वहाँ पर, तो उनको सेहत और तालीम की सहूलियात मिल जाए। बिल्कुल। तो फिर ये माइग्रेशन रुक सकती है, वरना ये बड़ी नागुज़ीर हो गई है। कुछ लोग ये फिर पेश करते हैं हल
कि आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए हम जिस खित्ते में रह रहे हैं ये गर्म मरतूब खित्ता है। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ पे तो 8 महीने तो गर्मी रहती है बिल्कुल तकरीबन। आपको पंखे की जरूरत पेश होती है, और फिर हबस के मौसम 6 महीने हबस में आप गुजर जाते हैं। तो वो जो बंद टाइप घर हैं हमारे लिए शायद वो ज़्यादा फिजिबल ना हो। यहाँ पे आप पुराने घरों का स्ट्रक्चर देखें ना, घर जो डिज़ाइन होती हैं, डेरे जो डिज़ाइन होते हैं, वो आपकी सदियों की तहजीब के अक्कास होते हैं। बिल्कुल। मुझे याद पड़ता है गांव में हमारे जो घर थे, इतना खुला सेन होता था, लंबा चौड़ा, और उसमें पौधे भी लगे होते थे। वो मेरी तहजीब, वो मेरे तमद्दन, वो मेरी सकाफत, वो मेरी जो बूदोबाश है, मेरे इलाके का जो मौसम है, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक कच्चा सेन होता था। पानी का अभी भी गाँव में। अभी जो आपके देहात है वहाँ पे एक्वेफर का और जो वाटर टेबल है उसके नीचे जाने का कोई इशू नहीं। वो पहले 60 फीट पे था, वहाँ पे 60 फीट था। अब आपने जब सारा शहर ही कंक्रीट का कर दिया है, हाँ जी बिल्कुल, घरों में तो थोड़ी बहुत जगह कच्ची छोड़ दें, हाँ जी, ऐसे वो ख़त्म कर दिया तो फिर हमें मसला तो दरपेश आएगा। राना साहब ज़राअत से पीएचए में आए हैं, तकरीबन सिमिलर सा है, उधर भी पौधे, इधर भी पौधे, उधर भी फसलें, इधर भी कुछ मिलता जुलता, क्या फील कर रहे हैं? मतलब किस तरह आप माशाल्लाह ज़राअत को आप 4 चांद लगा के आए हैं और बड़ी अच्छी एफर्ट करके आए हैं, और बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपके पास था जिसको आपने ठीक किया। और मेरा ख्याल है आपने कभी किसी की सिफारिश भी नहीं मानी, जब आप किसी को आपने पकड़ा तो उसको बिल्कुल सजा दिलवाई। ये बड़ा अच्छा काम है कि मतलब कि जब आप किसी को मेहनत एफर्ट करके पकड़ते हैं और पता लगता है कि ऊपर से सिफारिश आ जाए और फिर आप उसको छोड़ दें तो फिर बंदे का दिल ही नहीं करता। तो आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई तो क्या आपको डर नहीं लगा कि मतलब अब ये सिफारिश आ गई है, मेरे साथ क्या होगा? तो थोड़ा सा इस तरह ब्रीफ करें ताकि जो दूसरे अफसरान है ना जिनके वो सिफारिश के दबाव में आ जाते हैं उनके लिए कोई मैसेज। अच्छा, सिफारिश कल्चर ये जहर कातल है हमारी सोसाइटी के लिए। मैं अर्ज करता हूँ कैसे, जो भी खाद का कारोबार करता है, पेस्टिसाइड का करता है, दूसरी दवाई का करता है, इंसानी की खुराक का काम करता है, वो को पंजाबी कहते हैं माड़ा बंदा नहीं होता, वो सब हैसियत आदमी होता है। सब हैसियत आदमी है। तो इस मुआशरे में उसके सोशल लिंक्स भी हैं, सोशल लिंक्स एमएनएम भी है, ब्यूरोक्रेटिक लिंक्स भी होंगे, फिर उसके थाने कचहरी में भी लिंक्स होते हैं। तो एक आपका इंस्पेक्टर जाता है, वो सबसे पहले वहाँ से कुछ सैंपल लेता है, वो बड़ा मुश्किल काम है, उस पर उसको रेजिस्टेंस का सामना होता है। फिर वो सैंपल एनालिसिस के लिए लेबॉर्ट्री में भेजता है। लेबॉर्ट्री में लोग कोशिश करते हैं मैनेज हो जाए, लेबॉर्ट्री मैनेज नहीं हुई, उसका जाली आ गया नतीजा। अब वो हिम्मत करता है कि मैं इसका इस्तगासा कंप्लेंट मुतलका थाने में दर्ज कराऊं। तो आपका क्या ख्याल है, वो इतनी आसानी से करने देते हैं? सबसे पहले वो खुद थ्रेटन करते हैं, अच्छा मैं तेनू देख लेना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इलाके के काउंसलर का फोन आ जाता है, अच्छा तेनू देख लेने, वो नहीं मानता। फिर एमपीए का फोन आ जाता है, अच्छा तेनू देख लेने पुत्र। फिर एमएनए का फोन आ जाता है, अच्छा तेनू देख लेने पुत्र। चले, वो एक ईमानदार आदमी है, वो थाने में चला गया, वहाँ उसने जाके इस्तगासा सबमिट कर दिया और उसने कहा कि मुझे हदायत हैं मेरे सीनियर अफसर की तरफ से, मैंने ये करना ही करना। उसने अगर आपका सहारा ले लिया तो फिर आप पे आपको अप्रोच करना शुरू हो जाते हैं। मैं फ़िलहाल आगे का जनाब वो मैं बोल रहा हूँ जनाब, मैं बड़ा सियासी नुमाइंदा हूँ, बड़ा असर शौक वाला बंदा हूँ, तो ये देखे ना जी, वो गलती हो ही जाती है ना जी, छोड़े ना जी सर, क्या करना है जी साहब। अब एक शख्स ने इतने सारे सर रिस्क लिए हैं, अपनी सिक्योरिटी को उसने जेपरडाइज किया है, अपनी सेफ्टी को जेपरडाइज किया है, अपने ख़ानदान के सुकून को जेपरडाइज किया उसने, फिर जाके उसने वो इस्तगासा सबमिट किया है, बिल्कुल ऐसे ही, और एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वो कैसा बेज़मीर शख्स होगा, उसके अंदर से इंसानियत मर गई होगी, जो कहेगा कि ठीक है आप इस्तगासा वापस ले लें। तो मेरे तो सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह कल को रब्बे करीम के रूबरू खड़े होंगे तो इंशाल्लाह सुरखरू खड़े होंगे, सर झुका के खड़े होंगे, लेकिन कहेंगे रब्बे करीम तेरे से ज़्यादा तो बेहतर कोई नहीं जानता कि कितने कितने लोगों ने
कितने बड़े बड़े लोगों ने थ्रेटन किया था कि ये छोड़ना है, तो मैंने कहा था नहीं, मैंने नहीं छोड़ना, ये मेरे मुल्क का दुश्मन है, ये किसान का दुश्मन है, ये ज़राअत का दुश्मन है, और मुझे जो रब ने फ़र्ज़ मनसबी दिया है मैंने वो पूरा करना। उसके बाद वो अगर आपको बुलाते हैं, आपको ख्वार करते हैं, मैंने तो कभी बॉदर नहीं किया। बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, मैंने कहा सर आपके क्या ज़हन में ख्याल है कि मेरे यहाँ कौन से स्टेक पड़े हैं, मुझे कहते हैं ट्रांसफर, सर अभी करें, आपको किसने कहा मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उस शख्सियत को मैं दाद देता हूँ, वाला ज़रफ़ आदमी था, उसने कहा कि नहीं सर आप अपना काम जारी रखें, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मुझे उससे हौसला मिला, तो मेरी टीम को बड़ा हौसला मिला। ज़राअत में फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 से ज़्यादा हमने फैक्ट्रियाँ पकड़ी, 500 मिलियन से ज़्यादा पैसा, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, 3-3 साल तक सज़ाएं दिलवाई, और किसी एक भी केस में मैंने किसी पकड़े बंदे को छुड़ाया नहीं है। मैंने किसी बंदे पे शिकायत इस्तगासा आया तो मैंने वापस नहीं करवाया, मैंने कहा गो एहेड, और जिसका मुझे पता चल गया कि पुलिस ने FIR नहीं की, उनसे भी पूरी लड़ाई की है। तो इंशाल्लाह यहाँ भी देखेंगे आप आने वाले 2-3 महीनों में कि बहुत सारी इंशाल्लाह और मुस्बत चीज़ें हैं। जो गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं हम उनका खात्मा करेंगे, ड्यूटीज़ और रोल्स बड़े बेहतर डिफाइंड होंगे, किस शख्स ने क्या करना है, ये सारे रेगुलेशंस बनने वाले हैं, उन पे हम काम करेंगे। अपना जो लीगल फ्रेमवर्क है उस पर ये बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर, मैं बड़ा पुर उम्मीद हूँ। मैं हमेशा उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ता। लोग चाहे बहुत सारी क्या सराहियाँ करते हैं, बहुत सारी गलत खबरें फैलाते हैं, बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अपने किरदार से आपके अंदर सच होना, जब आप दिल से बात करते हैं तो ये अगले बंदे को दिल को ज़रूर छूती है। बिल्कुल ठीक है। तो 100 ठीक ना हो यार, 60 भी ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ मेरी विक्ट्री है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है कि जो कबाहतें हैं, जो मसाइल हैं, उनको लेकर, अगरचे बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ, पर उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला हमें उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत देगा, हमें इस्तकामत देगा, और हमें वो शऊर भी देगा, हमें वो समझ बूझ, फहम और अदराक भी अल्लाह ताला करीम देगा। क्योंकि जो सोच का धारा है, जो सोच की किरणें हैं, वो रब ने देनी है। एक मसला है, मेरे रब ने कहना है कि ये ऐसे कर लो, तो वो मैं अक्सर बड़ा दफ्तर से लेके जाता हूँ, वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है, रात को सोच रहा होता हूँ, रब से हम कलाम होता हूँ, तो एक ब्रेक मारते यार ये इसका आसान सा हल है। तो ये अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि वो इंशाल्लाह हमें हिम्मत देगा, और जो यहाँ पर चैलेंजेस हैं हम इंशाल्लाह उनको भी। वेरी गुड जी। राना साहब आपसे बात करके तो इतना मज़ा आ रहा है कि क्योंकि आप माशाल्लाह, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, आप जैसे इंसान जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला पैदा करते हैं, और ये तो हर डिपार्टमेंट्स में होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स में कमी है इन चीज़ों की कि जो बंदा काम करता है, रेगुलेटरी बनाते हैं आप सारी, मतलब अपने सारी चीज़ें बना रहे हैं, ज़राअत में बड़ा अच्छा काम करके हैं, PHA में जो है मामला बड़े अच्छे करने जा रहे हैं, तो इनके जो PHA के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, तो सवाल पे ही फोकस करता हूँ, बाकी आपका शुक्रिया। आप मोहब्बत में इंसान की आदत है गलू कर जाता है, वो मैं कहता हूँ नहीं, यू डिजर्व इट, मतलब आप इस चीज़ के हैं, डिजर्व करते हैं। वो जिससे मोहब्बत हो ना, उसके ऐप भी हुनर लगते हैं जी बिल्कुल, और जिससे नफरत हो उसके हुनर भी ऐप लगते हैं। तो ये तो फिनोमिनल बना हुआ है। जो इनिशिएटिव्स होते हैं ये किसी भी इदारे के मुस्तकबिल का तयन करते हैं, इदारा किस सिमत में जा रहा होता है, और इनिशिएटिव्स ही वो यार्डस्टिक है, मेजरमेंट है, जिससे आप ये गैस कर सकते हैं कि आप साल 6 महीने बाद कहाँ खड़े होंगे बतौर इदारा, या बतौर अपने काम जो आपका मेन फंक्शन है उसको लेके कहाँ खड़े होंगे। सबसे पहले हमारा टास्क है पार्क्स की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट। हम 45 पार्क्स हैं लाहौर के जिनको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। अगर वो सिंपल ग्रीनरी है उनमें, हम वहाँ पे अच्छी प्लांटेशन करेंगे। अगर प्लांटेशन हुई है तो हम उसमें फ्लावर बेड्स लेके आएंगे, हॉर्टिकल्चर ऐड करेंगे। एक तो हमारा ये बड़ा एक है इनिशिएटिव। इसके साथ साथ जो अनारकली से लेकर चेरिंग क्रॉस है, वहाँ आप अगर चाहे ना ये चेरिंग क्रॉस को क्रॉस करें तो आपको बड़े बड़े पौधे नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही। लेकिन उससे जो पीछे है वो पौधे कम है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो हमारा जो प्रपोज है कि इनिशिएटिव कि हम वहाँ पे भी
रिच प्लांटेशन करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जी जो एक हमारा जो झंडा है, हमारी ख्वाहिश तो होती है कौम की कि सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, बेशक। लेकिन उसके लिए बड़ी हमें स्ट्राइव करना पड़ता है ना, कोशिश करनी पड़ती है। सारी कौम को हर एक फील्ड में एफर्ट करनी पड़ती है, अपना बेस्ट मैक्सिमम आपको देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप रिलैक्स नहीं करते, आप मुसलसल करते हैं। लेकिन पीएचए ने ये कोशिश की है कि जो झंडा है हमारा वो बहुत ऊंचा हो। तो ये आपको ये दिखाएंगे भी कि हमने एक पोल बनाया है 200 फीट से ज़्यादा उसकी बुलंदी है। गुड। तो उस पर इंशाअल्लाह अजीज हमारा जो परचम है वो लहराया करेगा। अच्छा, ये एक बास को बीमार ज़हनियत के लोग होते हैं, वो अच्छा झंडा लगाने से क्या फ़र्क होता है? वो भाई झंडा, दैट्स सेंस ऑफ प्राइड, वो आपका कौमी निशान है, आपकी वतनियत का निशान है। पूरे पाकिस्तान में जब 14 अगस्त पे आप झंडे लगाते हो सारे, तो दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। आप ये सिंबल, आप ये मैसेज देते हो कि हम एक कौम है, और उसके साथ साथ आपको झंडे से इंस्पिरेशन मिलती है। ये मेरे मुल्क का झंडा है, इतना ऊंचा लगा हुआ है। इसको और ऊंचा करने के लिए मैंने अपना किरदार अदा करना है। अगर मैं सहाफ़ी हूँ तो मैंने अपनी सहाफ़त ईमानदारी से करनी है, और उस पर ऐसे स्टैंडर्ड्स मैंने इस्टेब्लिश करने हैं जो दूसरों के लिए भी काबिल कदर हों। बिल्कुल। देखिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए कितनी की ज़रूरत होती है भाई। एक आधी रोटी सुबह खाते हो, एक आधी शाम को, 2 खा लेते हो। वो मैं कहता होता हूँ अक्सर कि आप किसी के हिस्से का रिस्क छीन तो सकते हैं, खा नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपके मैदे में गुंजाइश 3 रोटियों की है। हाँ जी, ऐसे ही। 10 बंदों की 30 रोटियां आप नहीं भाई खा सकते, वो ज़ाया करना है। तो हर एक को अपने किरदार को समझना होगा, सहाफत को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को समझना होगा, एम्पैथाइज करना होगा, वो खुद को प्लेस करना होगा। यहाँ पे आते हैं माइयाँ बाबे, बेटा 2 महीने हो गए हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, मैं बैठा लेता हूँ, माँ जी बैठे, वो दौड़ो यार इसका करके आज माँ को बेच दें। एक आगे बेटा 6 महीने से कराया नहीं गया, घर से निकाल रहे, नहीं जाएगी माँ जी आप बैठ जाए, उनको डिलीवर करवाया। तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने आप को, जो लोग हैं ना, उनका यार खादम समझे। ये मैंने आते ही अंदर बैठा हूँ तो चिट आ गई। मुझे क्या मकसद है चिट का? सर वो फलां बंदा मिले तो उसको भेजो ना यार, मैं इधर बैठा किस लिए हूँ? वेरी गुड। क्यों भी चिट भेज रहे हो? खबरदार, मैंने कहा किसी को रोका तो जो भी बंदा आएगा सीधा मेरे पास आएगा। जब मैं लोगों को अपने लोगों को खिदमत के लिए बैठता हूँ तो फिर मैं इधर आके बैठ जाता हूँ, उस कुर्सी पर भी नहीं बैठता, उनको साथ बैठाता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। जिसका जो उसी वक्त काम हो सकता हो, हमारी कोशिश होती है जो आ जाए, जो हमारे लेवल पे, हमारे एंड पे है, वो हम करके भेजें। तो ये झंडा है, ये हमें इंस्पिरेशन देगा कि यार ये मुल्क किसी मकसद के लिए बना था। बिल्कुल ऐसे ही। और इतनी कुर्बानियाँ, इतने लोग मरे हैं यार, छोटे छोटे बच्चों को तह तय किया गया, औरतों की इज्जतें लूटी गई, बूढ़े बाबों को भूखे प्यासे मारा गया। इतना बड़ा ट्रेजेडी अलमिया एक मुल्क की, जो उसकी बुनियादों में है, खून उसकी बुनियादों में इतने लोगों का। तो हमने कब एहसास करना है? ये झंडा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिनके अंदर थोड़ा सा एहसास है, ये उनको बताएगा कि मैं इस मकसद के लिए हूँ और आप लोगों ने काम करना है। इसके साथ साथ जी रीजोनिंग कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर एरियाज़ को। हमने देखा है कि कुछ हॉर्टिकल्चर एरियाज़ बहुत बड़े हो गए हैं, जहाँ पे हमारा जो करंट है वो पहुँच नहीं पा रहा, उसको रीजोन कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है। ठीक है। कि हमें किसी भी जगह पे, जो मैंने पहले भी अर्ज किया, किसी जगह पे कोई खाली जगह है जहाँ पे प्लांटेशन की जा सकती है, तो वो हमारे नोटिस में दे। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप रीच द पब्लिक, लोगों तक पहुँचे, आप लोगों से पूछें, लोग आपको बताएं कि ये काम होने वाले हैं। फिर जो कुछ हमारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट्स ख़राब हो गए हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी रिहेबिलिटेट करें।
फिर हम 10 एकड़ पे जो रूडा अरावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बन रहा है, 10 एकड़ पे वहाँ पे हम एक जंगल उगा रहे हैं। इंशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत जंगल होगा। इसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, अटेंडेंस के इश्यूज़ हैं, एब्सेंस के इश्यूज़ हैं, उनके लिए हमारा GS बैंक के साथ एक MOU साइन होने जा रहा है। ठीक है। तो उसके आने से भी हमें बहुत सारे मसाइल हैं ना, उनसे इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अरशद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA, और इतनी खूबसूरत बातें, इतनी अच्छी बातें मेरा ख्याल है कि आपने भी सुना, और मैं तो सुन के बिल्कुल इनके ऊपर समझ लेके मैं इनका बहुत ही अच्छा फ़ैन हूँ। और बेसिकली देखा जाए तो एक खूबसूरत इंसान है ये, और मेरा ख्याल है कि जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट में 4 चांद लगाएंगे, उस डिपार्टमेंट में अपने झंडे गाड़ेंगे। और जो डिपार्टमेंट समझ लें कि ख़राब है ना, मैं हुकूमत से ये अपील करूँगा कि ऐसे अफसरान को वहाँ पर डिप्यूट करें, और इन अफसरान की हमारे पाकिस्तान में बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।